सभी साथियों को मैं रवि वघेल आपके अपने यूट्यूब चैनल रवि वघेल फॉर कंपटीशन में आपका स्वागत करता हूं। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि आपने थंबनेल देख ही लिया होगा आज की वीडियो किस विषय पर है। आज की जो वीडियो है यूपी जो लेखपाल की वैकेंसी है उसके ऊपर है। ठीक है, तो आज हम पहले बात करेंगे पेपर के बारे में। ठीक है, पेपर आपने देख लिया थंबनेल पे, और हिंदी के बारे में आप बात होने वाली। हिंदी का पेपर सॉल्व आउट होगा आज, और जो कि पेपर ही है। ठीक है, पेपर से लिया नहीं गया, पेपर ही है। और ये 2015 का पेपर है। ठीक है, 2015 जो यूपी लेखपाल की जो जगह निकली थी उसकी है। ठीक है, तो अब मैं इसमें बारे में बात कर लेते हैं थोड़ा सा। ये देखो, ये 2015 का जो पेपर है। ठीक है, 2015 का पेपर है, और इसके बारे में कुछ बात करने वाले हैं हम। कि यहाँ पे पहले देखेंगे इनका जो पैटर्न क्या था। पहले पैटर्न क्या था, कि पैटर्न था पहले कि सामान्य हिंदी थी, भाग एक में सामान्य हिंदी थी, और इसमें बात कर लें गणित थी, और भाग 3 में तुम्हारा सामान्य ज्ञान था, और भाग 4 में ग्रामीण क्षेत्र जैसे बोलते हैं। ठीक है, ये था। ठीक है, और ये चार चीज़ें थी, और चार चीज़ें में 40-40 प्रश्न हुआ करते थे पहले। 40-40 प्रश्न हुआ करते थे। लेकिन क्या था कि पहले जो है राजस्व विभाग इसकी वैकेंसी कराता था। राजस्व विभाग, ठीक है, राजस्व विभाग वैकेंसी कराता था। तो हुआ क्या कि अब जो भर्ती कराएगा यूपी ट्रिपल एस सी कराएगा। यूपी ट्रिपल एस सी कराएगा। ठीक है, यूपी ट्रिपल एस सी। ठीक है, उत्तर प्रदेश का जो अधीनस्थ सेवा चयन आयोग है ये कराएगा। ठीक है, तो इसमें जो क्या होगा, इसमें अब ये सारी चीज़ें क्या होंगी, ये जो रहेंगी, ये 25-25 रह सकते हैं। ठीक है, 25-25 रह सकते हैं, 25-25 रहेंगे। ठीक है, सभी क्वेश्चन क्या 25-25 रहेंगे। और ये प्रश्न जो हैं 100 प्रश्न होंगे टोटल। ठीक है, 100 प्रश्न रहेंगे। और पहले जो क्या था, पहले जो था ये टोटल 160 प्रश्न थे, और प्रत्येक जो था जो टोटल जो था 80 नंबर का पेपर होता था। टोटल 80 नंबर का पेपर होता था, और 20 नंबर का क्या होता था, प्लस 20 नंबर का इंटरव्यू साक्षात्कार होता था। ठीक है, अब ये इंटरव्यू क्या है, इसमें ख़त्म कर दिया गया। अब की बार इंटरव्यू ख़त्म कर दिया गया है। अब जो है सीधा पूरा 100 नंबर का पेपर होगा, क्योंकि ये तुम्हें पता है कि अभी कुछ समय से क्या है, इंटरव्यू वगैरह सब खत्म कर दिए गए, और इसमें भी इंटरव्यू खत्म हो गया है। ठीक है, अब जो तुम्हारा पेपर होगा बस एक ही बार में क्लियर होगा। पहले आपको ये रिटन पेपर क्वालिफाई करना पड़ता था, उसके बाद आपको ये इंटरव्यू फेस करना पड़ता था, उसके जब तब जाके क्या है आप लेखपाल बन पाते थे। लेकिन अब क्या होगा, अब आपको सीधे सीधे आपको सीधा पेपर देना है, उसके बाद जो मेरिट कट ऑफ वगैरह जो लगेगी, आपका नाम लिस्ट में आता है, तो अब सीधे आपको क्या है लेखपाल बन जाओगे। ठीक है, तो अब बात करने वाले हम क्या, हम पेपर के बारे में। ठीक है, हिंदी का पेपर कैसा था, कैसा रहेगा। ठीक है, और मुझे उम्मीद है कि जो पेपर इसमें है उससे थोड़ा सा भी इधर उधर नहीं होगा, और लेवल जो है ऐसा खास अच्छा नहीं माना जाएगा उसका पेपर का। जो अब जो होगा, यूपी ट्रिपल एस सी जो कराती है उसकी हिंदी थोड़ी सी अलग होती है, और राष्ट्र विभाग जो होता है वो थोड़ा सा अलग होता है। ठीक है, तो देखेंगे इसको। चलो भाई आगे चलते हैं। कि अब इसमें आप जानते हो इतने सारे पेपर दिए होंगे। ये तो अब पेपर का फर्स्ट पेज है, और ये इधर इंग्लिश में है ये, और ये समझ गए होंगे ये हिंदी में। अब चलते हैं आगे। अब देखो पहला क्वेश्चन आगे, तो इसमें कह रहा है कि ये सामान्य हिंदी है। ये क्या हमारा सामान्य हिंदी है। ठीक है, सामान्य हिंदी है, और ये कह रहा है कि इसमें जो खाली स्थान भरने हैं। ठीक है, खाली स्थान भरने हैं। तो पहला जो प्रश्न है, मनुष्य में के खाली स्थान में पुस्तकें उसकी मित्र, मार्गदर्शक, प्रेरक और साथी होती हैं। ठीक है, तो इसमें क्या ऑप्शन जो दे रखे हैं, एकांत दे रखा है, तनाव दे रखा है, कष्ट दे रखा है, सुख दे रखा है। ठीक है, तो इसमें जो आंसर सही होने वाला है, इसमें आंसर सही होगा कष्ट। ठीक है, मनुष्य के कष्ट में पुस्तकों उसकी मित्र और मार्गदर्शक, प्रेरक और साथी होती हैं। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन है कि धोखे भरे आधुनिक समाज में खालिस्तान की प्रवृत्ति दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। ठीक है, दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। तो इसका जो आंसर होने वाला है, इसका जो आंसर सही देखो, इस ऑप्शन दे रखे हैं, प्रवचन दे रखा है, प्रवर्तन दे रखा है, प्रत्यावर्तन दे रखा है, प्रवचन दे रखा है। तो इसमें जो आंसर होगा इसका प्रत्यावर्तन होगा। ठीक है, यानी धोखे भरे आधुनिक समाज में जो जो इसकी प्रवृत्ति है ना, बार बार दिन पर दिन बढ़ती जा रही, लगातार होती जा रही। ठीक है, तो वही समाज में क्या है, लोगों जैसे धोखाधड़ी के लगातार होती जा रही। ठीक है, ऐसा है इसमें। चलो आगे चलेंगे। जाति सामाजिक स्त्रीकरण की एक व्यवस्था है। जाति सामाजिक स्त्रीकरण की क्या एक व्यवस्था है, कैसी है, आंतरिक है, आदर्श है, मानकीय है, या क्रमिक है। तो साथ इसमें क्या होगा, इसमें क्रमिक होगा। इसमें आंसर क्या होगा, क्रमिक होगा। ठीक है, पढ़ते हैं आगे। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं कि वाणी प्लस औचित्य का सही संधि विच्छेद कौन सा है। वाणी प्लस औचित्य का सही संधि विच्छेद कौन सा है। तो भाई वाणी इसका ये सही संधि विच्छेद होगा। इसमें देखो ये दे रखा, ऑप्शन ए दे रखा है, बी दे रखा है, और ये संधि दे रखा। सही संधि क्या होगी, तो इसमें जो सही संधि होने वाली है इसमें, ये सी, ऑप्शन सी सही होगा, वाणिज्य
योचित्य, वाण्यो योचित्य, ये सही होगा, ठीक है, वाण्यो चित्त, ठीक है, ये सही होगा। और इसकी बात करें इसमें इसमें संधि कौन सी है, इसमें अगर संधि की बात की जाए, संधि है कौन सी, तो इसमें संधि की बात करें तो भाई बताओ क्या संधि होगी। आप अपने कमेंट वगैरह जरूर लिख के भेजें हमें कि क्या होगा, ठीक है। तो इसमें संधि होने वाली है, इसमें व्यंजन संधि होने वाली है। कौन सी संधि वाली, व्यंजन संधि होने वाली है, ठीक है, व्यंजन संधि होने वाली है इसमें, ठीक है। चलो भाई आगे चलते हैं। अगला है अन्वीक्षण का संधि विच्छेद कौन सा, अन्वीक्षण का संधि विच्छेद कौन सा है। ऑप्शन ए बी सी डी आपके सामने दे रखे हैं, तो इसमें जो ऑप्शन सही होने वाला है, ऑप्शन सी सही होने वाला है, अनु प्लस ईक्षण। क्या सही होने वाला है, अनु प्लस ईक्षण सही होने वाला है। चलो भाई आगे चलते हैं। शीत ऋतु का संधि विच्छेद कौन सा है, शीत ऋतु का संधि विच्छेद कौन सा है, तो भाई इसमें संधि विच्छेद होगा, इसमें पहला ऑप्शन ए सही हो जाए, शीत ऋतु, ठीक है, शीत ऋतु हो जाएगा। चलो आगे चलते हैं। हिंदी के आंतरिक कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। हिंदी के अतिरिक्त कौन सी भाषा देवनागरी लिपि भाषा में लिखी जाती है। हिंदी के अतिरिक्त कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, बांग्ला, नेपाली, सिंधी या पंजाबी। तो इसमें जो आंसर सही होने वाला है, इसमें नेपाली सही होगा, ठीक है। एक बच्चे का पेपर है, इसमें कई सारे टिक लगे हुए हैं, तो उसमें कोई जो सही आंसर मैं उनको बता रहा हूँ, तो इसमें क्या है, नेपाली भाषा जो है देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। अब देखो इसमें एक चीज़ होती है, देवनागरी लिपि का मतलब क्या होता है, देवनागरी लिपि का मतलब क्या होता है, यानी देवनागरी वह भाषा जो देवों की नगरी की, जो देवों की नगरी जो भाषा होती है उसके रूप में लिखी जाए, उसके रूप में लिखी जाए तो वो क्या होती है, देवनागरी लिपि बन जाती है, ठीक है। तो ऐसे होता है इसमें सिस्टम। चलो आगे चलते हैं। अगला है 8वां है कि पुरस्कृत पुस्तक हवा में हस्ताक्षर किस साहित्यकार की रचना है, ठीक है। पुरस्कृत पुस्तक हवा में हस्ताक्षर किस साहित्य की रचना है। तो इसमें ऑप्शन ए बी सी डी तीनों चारों दे रखे हैं, तो इसमें क्या होगा भाई, इसमें जो होगा ऑप्शन सी सही होने वाला है, डॉक्टर कैलाश वाजपेयी। क्या होगा, डॉक्टर कैलाश वाजपेयी सही होगा। आगे चलते हैं कि सितंबर मास में 10वां विश्व हिंदी सम्मेलन भारत के किस शहर में आयोजित किया गया था। तो साथियों उस समय की बात है ये 2015 में, तो ये हुआ था तुम्हारा, कहाँ हुआ था भाई, ये होता भोपाल में हुआ था। कहाँ हुआ था ये, भोपाल में हुआ था। कहाँ हुआ था, भोपाल में हुआ था उस समय, ठीक है। सितंबर मास में 10वां विश्व हिंदी सम्मेलन भारत के किस शहर में आयोजित किया गया था, तो भोपाल में किया गया था, ठीक है। ये उस समय के अकॉर्डिंग है, ठीक है। तो आप जो भी पेपर बनेगा, जो भी होगा उसके अकॉर्डिंग आप करंट का जो देख के जाएँ, करंट में कहाँ हो रहा है उसको आप देख के जाएँ, ठीक है। चलो बहुत सारे क्वेश्चन इससे में फंसने के चांस हैं, बहुत सारे क्वेश्चन इससे फंसने के चांस हैं, तो आप इसको भी नोट कर लें क्वेश्चन को, ठीक है। चलो भाई आगे चलते हैं कि निम्नलिखित में 10वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सी बोली राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत आती है। कौन सी बोली बोली राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत आती है। देखो मेवाती, बघेली, मगही या कन्नौजी। तो देखो क्या होगा, इसमें जो मेवाती सही हो जाएगा, ठीक है, मेवाती सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन 11वां कि युधिष्ठिर किस समास का समस्त पद है। युधिष्ठिर किस समास का समस्त पद है। तो ऑप्शन ए अलोक तत्पुरुष, और ये ऑप्शन सी नन तत्पुरुष, ऑप्शन सी कर्मधारय, ऑप्शन डी अधिकरण तत्पुरुष। कौन सा होगा भाई। अब देखो इसमें क्या है, इसमें जो सही होने वाला ऑप्शन है, इसमें सही होने वाला ऑप्शन क्या है, इसमें सही ऑप्शन ए सही होगा, अलग तत्पुरुष होगा, ठीक है, अलग तत्पुरुष होगा। लेकिन अगर युधिष्ठिर शब्द जो दे रखा है, युधिष्ठिर शब्द जो दे रखा है, तो उसके जैसे इसकी अगर बात करें अलग तत्पुरुष कैसे होगा, और यहाँ पे क्या है, इसमें एक और समास बनना है, बहुब्रीय। क्या बनना है, बहुब्रीय समास और बनना है, बहुब्रीय, समझ गए, बहुब्रीय समास और बनना है। क्यों बनना है, इसमें दो कंडीशन है। युधिष्ठिर के दो अर्थ हो रहे हैं, युधिष्ठिर के दो अर्थ हो रहे हैं। कौन सा हो रहा है, एक तो हो रहा है, नंबर एक हो रहा है हमारा जो युद्ध में ठहरे, युद्ध में ठहरने वाला युधिष्ठिर, ठीक है, युद्ध में ठहरने वाला कौन होगा, युधिष्ठिर होगा। और दूसरा अर्थ ये बनना है कि पांडवों में सबसे बड़ा जो वो था, ठीक है, सबसे बड़ा जो भाई था उसको भी युधिष्ठिर बोला गया था, ठीक है। अगर इसमें अगर बहुवीर्य अगर ऑप्शन होता, बहुवीर्य अगर ऑप्शन होता, तो इसमें बहुवीर्य सही होगा। इसको बहुत ही इंपॉर्टेंट देख लें इसको, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है आपके पेपर के लिए आने वाले में, कि अगर इसमें अगर बहुवीर्य दे रखा है तो आप बहुवीर्य को टिक करोगे, नहीं तो अलग को तत्पुरुष सही होगा, अलोक तत्पुरुष सही होगा, ठीक है। समझिए इस बात को, अगर ऑप्शन में बहुवीर्य है तो पहले बहुवीर्य को वरीयता दी जाएगी, अन्यथा अलोक तत्पुरुष को ही वरीयता दी जाएगी, ठीक है। चलो भाई आगे 8 अध्याय हैं जिसमें यह किस समास का उदाहरण है। 8 अध्याय हैं जिसमें यह किस समास का उदाहरण है। 8 अध्याय यानी अठोध्याय, क्या होगा, कौन सा ऑप्शन होगा भाई, द्वंद्व होगा, कर्मधारय होगा, द्विगु होगा, बहुवीर्य होगा, कौन सा होगा। तो इसमें होगा आपका द्विगु होगा, क्या होगा, द्विगु होगा, ठीक है।
आगे चलते हैं। राजा भिक्षुक को दान देता है, वाक्य में कौन सा कारक है? राजा भिक्षुक को दान देता है, राजा भिक्षुक को दान देता है, कौन सा कारक है? बताओ भाई कौन सा कारक है? संप्रदान, करण, कर्म या अपादान? बताओ कौन सा है? तो भाई इसमें देखो, कर्ता ने कर्म को, यानी कर्ता ने, कर्ता के लिए क्या था? कर्ता ने कर्म को, तो यहाँ पे कौन सा कारक आ रहा है? यहाँ पे कौन सा कारक आ रहा है? ये को, कौन सा कारक आ रहा है? को कारक आ रहा है, तो को किसका होगा भाई? को किसका हुआ? को है हमारा कर्म का, ये कर्ता ने कर्म को, कर्ता ने कर्म को, तो ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, चलो बढ़ते हैं आगे। कि निम्नलिखित में कौन सा रस विभत्स का विरोधी है? निम्नलिखित में से कौन सा रस विभत्स का विरोधी है? तो देखो विभत्स क्या होता है भाई? विभत्स होता है हमारा जैसे कि बोलते हैं विवश होता है। विवश का हम जान लें, इसके अर्थ जान लें। विवश का क्या होता है? विवश होता है जुगुप्सा होती है, जुगुप्सा यानी घृणा होती है। क्या होता है विवश का मतलब? क्या होता है? जुगुप्सा यानी घृणा होता है। अब घृणा को किससे खत्म किया जा सकता है? मतलब विरोधी कौन होगा? तो करुण हो नहीं सकता है इसका, ठीक है, भयानक हो नहीं सकता है, और वीर हो नहीं सकता। तो इसका क्या श्रृंगार होगा, ठीक है, श्रृंगार इसका विरोधी होगा, यानी उल्टा होगा, ठीक है, विरोध करने वाला होगा, ठीक है। श्रृंगार समझ गए होंगे, श्रृंगार क्या होता है, आपने रस वगैरह पढ़े, श्रृंगार समझ गए होंगे, ठीक है। इतना डीपली जाने तो बहुत लंबा वीडियो बन जाएगा ये, ठीक है। और सारी चीज़ें का हम क्लास में डिस्कस करेंगे, अभी क्लास शुरू होने वाली हमारी, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। अगला है कि निम्न शब्दों के विलोम शब्द चुनें। निम्न शब्दों के विलोम शब्द चुनें, तो इसमें सदैव का विलोम क्या होगा? सदैव का विलोम क्या होगा? कि विरज, विरल, विरत या विरध। तो इसमें जो ऑप्शन सही होने वाला है, सदैव का विलोम होगा विरल होगा, ठीक है। क्या होगा हमारा? विरल होगा, ठीक है। आगे चलते हैं। सहोदर का, सहोदर का विलोम क्या होगा? सहोदर का अन्योदर, कुधर, परोदर या अधर। तो इसका जो सही ऑप्शन होने वाला है परोदर होगा। क्या होगा? परोदर होगा, ठीक है। अब आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16-17 देखो, यहाँ देखा है क्वेश्चन नंबर 17 से 19। निम्नलिखित शब्दों के पर्यायवाची शब्द चुने। अब इसमें पर्यायवाची शब्द चुना है। यातुधान, यातुधान का पर्यायवाची क्या होगा? ठीक है, अस्त्र होगा या निश्चर होगा, वसन होगा या आग होगी, ठीक है। तो इसका जो होगा पर्यायवाची यातुधन का जो पर्यायवाची क्या होगा हमारा? निश्चर होगा, निश्चर होगा, ठीक है। चलो भाई आगे चलते हैं। ग्रीवा का पर्यायवाची, ग्रीवा का पर्यायवाची क्या होगा? ग्रीवा यानी गर्दन, ग्रीवा यानी गर्दन, ठीक है। ग्रीवा यानी क्या होगा? गर्दन होगा। आगे चलते हैं। रात का पर्यायवाची क्या हुआ? रात का अमीय पयस धाम, ठीक है। अमीय पयस धाम ये तो है नहीं इसके, तो क्या होगा इसका? डी से होगा, त्रियामा हो जाएगा, ठीक है, त्रियामा हो जाएगा। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है 20। गोबर गणेश या किस समास का उदाहरण? गोबर गणेश, ठीक है। गोबर गणेश किस का है? तो साथ ही ध्यान दे लो। गोबर जैसे कि माता पिता, भाई बहन, दिन रात, यानी बीच में क्या एक ये चिन्ह आ जाता है, ठीक है। इनको जोड़ने वाले एक चिन्ह आता है ना, दिन रात, ऊपर नीचे, ठीक है, माता पिता। तो इसके लिए क्या होता है हमारा? इसमें कौन सा समास बनता है हमारा? इसमें बनता है संबंध समास बनता है। कौन सा समास बनता है? संबंध समास बनता है। संबंध समास के लिए पहचान बनाने का, ये जो बीच में जो डैश दे रखा है, बीच में जो डैश दे रखा है, ये संबंध समास की पहचान है, ठीक है। चलो आगे चलते हैं कि तीन बेड़ियां मिलती हैं जहाँ, यह किस समास का उदाहरण है? तीन बेड़ियां मिलती हैं जहाँ, वह किस समास का उदाहरण है? तो ये होगा, देखो भाई, कर्मधारय समास, द्विगु समास या तत्पुरुष समास या बहुव्रीहि समास। तीन बेड़ियां मिलती हैं जहाँ, ठीक है। तो भाई देखो इसमें मैंने अभी देखो ऐसे ही बताया था, अभी युधिष्ठिर वाला तो मैं बताया था, युधिष्ठिर वाला तो युधिष्ठिर वाला देखो इसमें क्या हो जाएगा? तीन बेड़ियां मिलती हैं, अगर इसमें बहुव्रीहि नहीं होता, ठीक है, अगर बहुव्रीहि नहीं हो, सॉरी, तीन बेड़ियां मिलती हैं जहाँ, हाँ सही है, तीन बेड़ियां मिलती हैं। तो देखो इसमें क्या होगा? इसमें द्विगु समास होगा। क्या होगा इसमें हमारा? द्विगु समास होगा। तीन बेड़ियां मिलती हैं, यानी तीन बेड़ियां यानी त्रिवेणी, ठीक है, तीन बेड़ियां यानी त्रिवेणी हो जाएगा, ठीक है, तीन बेड़ियां यानी त्रिवेणी हो जाएगा। चलो आगे चलते हैं। सदा सच बोलना चाहिए, किस प्रकार का वाक्य भेद है? सदा सच बोलना चाहिए, किस प्रकार का वाक्य भेद है? देखो आज्ञावाचक है भाई, आज्ञावाचक है, लेकिन आज्ञा हो जाएगी इसकी, सदा सच बोलना चाहिए। क्या हर व्यक्ति सदा सच बोल सकता है? नहीं बोल सकता है, ठीक है। संकेतवाचक है, संकेतवाचक भी नहीं है भाई, संकेत थोड़ी देते हम, ठीक है, ये भी नहीं है। संदेश संदेहवाक है, संदेहवाचक है, नहीं है। लेकिन सच सदा सच बोलना क्या होता है हमारा? इच्छावाचक होता है। यदि मनुष्य की इच्छा होगी तो सच बोलेगा, और नहीं तो नहीं बोलेगा। तो इसका आंसर क्या होगा? डी सही हो जाएगा, इच्छावाचक, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि इसमें 23 से 25 क्या त्रुटि बतानी है। त्रुटि ये देखिए, निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में 4 वाक्यांश दिए गए हैं। त्रुटिपूर्ण अंश के अनुसार ए बी सी और त्रुटि रहित होने पर डी पर चिन्ह लगाइए, ठीक है। अब यहाँ पे बात आती है कि
ए ऑप्शन ए बी सी ये तीन सेंटेंस क्या है, मतलब तीन लाइन जो दे रखी हैं वो एक ही वाक्य की हैं और ये आगे पीछे कर दी गई हैं। तो इसके लिए हम एक सेंटेंस बनाएंगे। इसमें देखो पहले पढ़ लेते हैं। जब तक वह शपथ लेकर नहीं दी गई हो किसी भी न्यायालय में दी गई गवाही तब तक अधिप्रमाणित नहीं मानी जाती है। यानी इसको हम सेंटेंस बनाएं कि किसी भी न्यायालय में दी गई गवाही तब तक अधिप्रमाणित नहीं मानी जाती है जब तक वह शपथ लेकर न दी गई हो। ठीक है, तब तक यह शपथ लेकर ना दी गई हो। तो साथ ही इसमें देखो ऑप्शन में देखो अगर कोई गलती है इसमें तो जिस लाइन में गलती है, यानी मान चलो अगर ए में गलती है तो ए पे टिक लगाएंगे, अगर बी में गलती है तो बी पे टिक लगाएंगे, और सी में गलती है तो सी पे टिक लगाएंगे अगर इस लाइन में कोई गलती होगी तो। ठीक है, अगर पूरे वाक्य में कहीं गलती नहीं है तो क्या होगा, इस पर डी पे टिक लगाएंगे। ऐसा करना होता है। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, गलती कर देते हैं इसमें। ठीक है, अब इसमें एक बात बता दूं, इसमें एक शब्द गलत है कि अधिप्रमाणित। अधिप्रमाणित क्या, देखो क्या है, इसमें अधिप्रमाणित नहीं करना चाहिए था, क्या करना चाहिए, प्रमाणित होना चाहिए था। क्या होना चाहिए, प्रमाणित होना चाहिए। तो इसलिए क्या हुआ, इसमें सी ऑप्शन में गलत है। ये सी ऑप्शन क्या है, गलत है। तो इसलिए सी पे टिक लगाएंगे। ठीक है, सी पे टिक लगाएंगे। चलो आगे चलते हैं। अगला है कि शिशुओं को निरोधक खुराक देना पल्स पोलियो से बचाव के लिए सबसे सरलतम उपाय, कोई त्रुटि नहीं। तो इसको पहले हम सबसे पहले एक वाक्य बनाएंगे कि पल्स पोलियो के बचाव के लिए सबसे सरलतम उपाय, पल्स पोलियो के बचाव के लिए सबसे सरलतम उपाय शिशुओं को निरोधक खुराक देना है। ठीक है, अब इसमें कोई त्रुटि है या नहीं है, आप इसको अगर बारीक से देखोगे तो कोई त्रुटि समझ में आ जाएगी, और नहीं तो इस पर आप सीधा क्या करोगे, इस पर सीधा स्पीड टिक लगा दोगे, तो ये तो हो जाएगा गलत। ठीक है, लेकिन मैं बता दूं, सरल, सबसे सरल जब शब्द बनता है तो सरल, जैसे सरल आता है ना, सरल के पीछे तम कभी नहीं आएगा, सरल तम। ठीक है, ये तम का कोई मतलब ही नहीं हुआ, पीछे जो तम लगा हुआ उसका कोई मतलब नहीं हुआ, तो तम लगाना क्या है, इसका व्यर्थ है। इसलिए क्या हुआ, इसमें इस वाले पार्ट में गलती है, ऑप्शन सी में गलती है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। इस देश में फरार नहीं हुआ सरदार पटेल से अच्छी राजनीतिज्ञ एवं प्रशासक, कोई त्रुटि नहीं। इसके लिए एक सेंटेंस बनाते हैं, वाक्य बनाते हैं कि सरदार पटेल से अच्छे, पहले देखो इसको, सरदार पटेल से अच्छी राजनीतिज्ञ एवं प्रशासक इस देश में फिर नहीं हुआ। ठीक है, अब बात बहुत अच्छी है, सरदार पटेल जैसा कोई हुआ नहीं, लेकिन इसमें एक सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि जो अच्छा है ना, जैसे ये आएगा तो अच्छी, सरदार पटेल से अच्छी, यानी ये अच्छी जो शब्द है ये एक महिला, यानी पुल्लिंग, सॉरी स्त्रीलिंग दिखा रहा है, पुल्लिंग को स्त्रीलिंग प्रूफ करा रहा है। तो यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे क्या कह रहे हैं, तो ये अच्छी शब्द से क्या होगा, यहाँ पे ये गड़बड़ हो रहा है। तो ऑप्शन क्या है इसका, क्या होगा हमारा, इस पर टिक लगेगा बी पे। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा क्या होगा, किस किस भाग में त्रुटि है, ऑप्शन बी में त्रुटि है हमारी। ठीक है, चलो भाई चलते हैं आगे। आगे है, यहाँ दे रखा है निम्नलिखित रचनाओं को उनकी रचना के साथ सुमिलित किए गए चिन्हित कीजिए। ठीक है, सुमिलित करना है। तो देखो साथियों क्या होगा, तो देखो ये क्या, नाममति वियोग वर्णन। ठीक है, किसकी रचना है, नाममति वियोग वर्णन किसकी रचना है, नाममति वियोग वर्णन है मलिक मोहम्मद जैसी की। ठीक है, और इसके बाद बात करते हैं ब्रह्म राक्षस किसकी है, मुक्ति बोध की है। और झूठा सच किसका है, झूठा सच यशपाल का है। और असाद असाध्वी असाध्य वीड़ा, ठीक है, असाध्य वीड़ा किसकी है, अयज्ञ की है। ठीक है, अयज्ञ की है। तो इसमें तो कौन सा मिल रहा है, अब देखो हमारा दूसरे का कौन सा है हमारा, यानी ये हमारा ए है, ए। ठीक है, और ऐसे करके करेंगे तो ये हमारा क्या है, बी, ये रहा हमारा, और सी का हमारा सी, ये रहा, सॉरी देखो नागमती किसकी है हमारी, नागमती मलिक मोहम्मद जैसी की, यानी पहले का ए। अब पहले का ए देखो, इसमें भी है, इसमें भी है, और इसमें नहीं है, तो ये गलत हो गया, ये है। ठीक है, अब देखो इसमें बात करते हैं, आगे चलेंगे। तो बी राक्षस, ब्रह्म राक्षस किसकी है, ब्रह्म राक्षस है मुक्ति मोद की, यानी बी का चौथा करेंगे। तो बी का चौथा देखो, इसमें इसमें भी है, तो ए तो ये हो गया, बी इसमें भी है और इसमें भी है, ये गलत है और ये गलत है। ठीक है, अब बात करने वाले किसकी, झूठा सच। झूठा सच किसकी है, झूठा सच है हमारी यशपाल की, झूठा सच किसकी है, यशपाल की। अब देखो यहाँ पे यशपाल किसमें, देखो सी का दूसरा ये मिल रहा है, सी का दूसरा ये मिल रहा है। अब क्या, तो इसमें कहीं नहीं है, अब यही हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा हमारा, यही सही हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन क्या होगा, डी सही हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे क्या है, इनको सही तरीके से मिलाना है। इनको क्या करना है, अब इसमें ये दे रखा है कि क्वेश्चन नंबर प्रश्न संख्या 27 से 28 से निम्न वाक्यों में उनके प्रथम तथा अंतिम अंश संख्या 1 और 6 के अंतर्गत दिए गए बीच वाले 4 अंश या व बिना क्रम के हैं, चारों अंशों को उचित क्रमानुसार व्यवस्थित कर उचित विकल्प चुनें। यानी इसमें देखो, ये सेंटेंस जो दिया गया, वाक्य जो दिए गए,
इसको सही क्रम से लगाना है, ठीक है। अब इसमें बात की जाए कि देखो इसमें दे रखा है आवश्यकता आविष्कार की जननी है। ज्यों त्यों मनुष्य उसकी पूर्ति के लिए तभी नए नए आविष्कार होते हैं, तरह तरह के उपयोग सोचता है, ज्यों त्यों मनुष्य की आवश्यकता बढ़ती है, ठीक है। ऐसे हम बात करें कि ज्यों त्यों मनुष्य की आवश्यकता बढ़ती बढ़ती जाती है, त्यों त्यों मनुष्य की पूर्ति के लिए तरह तरह के उपाय सोचता है, तभी नए आविष्कार होते हैं, ठीक है। यानी क्या होगा इसका, पहले वाह होगा, फिर ठीक है, फिर क्या होगा, या होगा। है ना, जैसे ज्यों ज्यों मनुष्य की आवश्यकता बढ़ती है, तो ऐसे पहले कर लो, पहला हो गया, ये दूसरा हो गया। अब वो क्या करेंगे, तरह तरह के उपाय सोचता है, तरह तरह के उपाय सोचता है, ये तीसरा हो गया, और ये चौथा हो गया। यानी पहले क्या आएगा, पहले हमारा या आएगा, फिर हमारा सॉरी, पहले हमारा वाह आएगा, फिर या आएगा, फिर रा आएगा, फिर ला आएगा, ठीक है। तो इसमें हमारा क्या आ जाएगा, ए सही हो जाएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे है हमारा ये क्वेश्चन नंबर 28। देश में संतुलित क्षेत्रीय विकास केंद्र सरकार द्वारा उन उद्यमों में योजनागत और योजनात्मक साधनों द्वारा सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के जरिए और वामे की प्रगति सबसे महत्वपूर्ण कारण सीधे निवेश किया जाना है, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे हम, इसमें जो सही होने वाला है, क्या सही होगा, देखो भाई इसको देखो जरा गौर से। तो इसमें देखते हैं कि देश में संतुलित क्षेत्रीय विकास की प्रगति का सबसे महत्वपूर्ण कारण सरकारी क्षेत्र के उपक्रम, देखो यहाँ से देख लो, देश की संतुलित क्षेत्रीय विकास की प्रगति का सबसे महत्वपूर्ण कारण, ठीक है, सरकारी क्षेत्र के उपक्रम के जरिए केंद्र सरकार द्वारा उन उद्यमों में योजनागत और योजनोत्तर संसाधनों द्वारा सीधे निवेश किए जाना है। तो यानी कि ऑप्शन इसमें सी सही हो जाएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। ऐसा लगा मानो बम फटा हो, वाक्य में कौन सा अवयव है, वाक्य में कौन सा अवयव है, बताओ भाई। ऐसा लगो ऐसा लगा मानो बम फटा हो, वाक्य में कौन सा अवयव है। तो भाई इसमें अवयव होगा स्वरूप बोधक। स्वरूप बोधक ऐसे कहते हैं ना, ऐसा लगा मानो एकदम से स्वरूप स्वरूप बोधक हो गया, ठीक है, एकदम से जैसे महसूस हुआ हो एकदम से, ठीक है, इसमें एकदम कॉपी हुआ हो, ठीक है। तो आगे चलते हैं कि प्रश्न संख्या 30 और 31 में निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य इन्हें चिन्हित कीजिए। देखो शुद्ध वाक्य चलना है, ठीक है। शुद्ध युद्ध मनुष्य को अमानवीय बनाता है, ठीक है। साधनों का विकास करने होंगे, साधनों का विकास करने होंगे। देखो युद्ध मनुष्य को अमानवीय बनाता है, ये कहीं तक सही लग रहा है। युद्ध जो है मनुष्य को अमानवीय बनाता है, यानी मानवता खत्म करता है मनुष्य के अंदर, ठीक है। ये कहीं तक सही है। और आगे देखते हैं, अभी आगे देखते हैं, अगला देखेंगे इसमें। और जैसे ये हो गया, ये तो सही है। आगे देखें, साधनों का विकास करने होंगे, यानी साधनों का विकास करना होगा। तो ये सारी चीज़ यहाँ पे गलत हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे इसलिए क्या, ये गलत हो जाएगा। नदी के किनारे बहुत पेड़ खड़ा है, नदी के किनारे बहुत पेड़ खड़े हैं या खड़े होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये गलती है। छात्र अनुशासन प्रिय होना चाहिए, अनुशासन प्रिय यहाँ पे इस शब्द में गलत है, ठीक है। अब इसमें क्या हो जाएगा, इसमें पहला ऑप्शन ही सही होगा। चलो भाई आगे चलते हैं कि माँ को अपने पुत्र से ममता होती है। भाई सही बात है भाई, माँ को अपने पुत्र से ममता होती है, माँ को अपने पुत्र की ममता होती है। भाई ये माँ को अपने पुत्र की ममता नहीं होती है, यहाँ पे ये गलत है। अब आगे चलते हैं, सी माँ को अपने पुत्र में ममता होती है, माँ को अपने पुत्र में ममता नहीं होती है, ठीक है, ये भी गलत है। माँ को अपने पुत्र पर ममता होती है, नहीं, गलत है ये। तो ऑप्शन क्या सही होने वाला है, माँ को अपने पुत्र से ममता होती है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। अब देखो यहाँ पे एक चीज़ है कि यहाँ पे मैं एक चीज़ दिखा दूँ आपको कि क्वेश्चन नंबर 32 से लेकर 36 तक क्या एक पैराग्राफ दे रखा है। उस पैराग्राफ से आपको 5 क्वेश्चन दिए जाएंगे, 5 प्रश्नों को आपको इसी पैराग्राफ से लेकर छांटने हैं। तो मैं आपको एक बार पैराग्राफ दिखा देता हूँ, तो जिससे कि आप इसको स्क्रीनशॉट वगैरह ले लें थोड़ा सा, तो और आप इसको बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। ये स्क्रीनशॉट हो गया, ठीक है। यहाँ तक तुम्हारे ये पैराग्राफ आ गया तुम्हारा, ये देख लो पैराग्राफ आ गया तुम्हारा, ठीक है। मैं थोड़ी देर रोक देता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। और आई थिंक स्क्रीनशॉट ले लिया होगा अब तक। अब इसके क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ठीक है। चलो भाई क्वेश्चन की तरफ चलते हैं इसके। अब जैसे इसने दे रखा है 32वां क्वेश्चन भी इसी से आएगा, ठीक है। 33वां क्वेश्चन भी इसी से आएगा, सॉरी, ठीक है। 34वां क्वेश्चन भी इसी से आएगा, 34वां क्वेश्चन भी इसी से आएगा पैराग्राफ से। 35वां क्वेश्चन भी इसी से आएगा, ठीक है। 35वां क्वेश्चन भी इसी से आएगा, और 36वां क्वेश्चन भी इसी से आएगा, ठीक है। अब बात आते हैं 37 पे, 37 पे आते हैं।
कि तुलसीदास की कौन सी काव्य रचना ब्रजभाषा में है। तुलसीदास की कौन सी काव्य रचना ब्रजभाषा में, तो देखो तुलसीदास की कौन सी काव्य रचना ब्रजभाषा में है। कृष्ण गीतावली, दोहावली, कवितावली या विनय पत्रिका, कौन सा होगा भाई। इसमें ऑप्शन सही होने वाला जो है विनय पत्रिका है, विनय पत्रिका है। ठीक है, कौन सी है ये, विनय पत्रिका जो है किसमें, ब्रजभाषा में है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 38, पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कौन सी बोली बोली जाती है। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कौन सी बोली बोली जाती है। बघेली, मगही, कनौजी या मेवाती। तो इसमें भाई कन्नौजी बोली जो है पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत बोली जाती है। ठीक है, चलो भाई आगे चलते हैं। जयशंकर प्रसाद की कौन सी काव्य रचना अतुकांत शैली में लिखी गई है। कौन सी रचना अतुकांत शैली में लिखी गई है। तो करुणालय, कानन कुसुम या प्रेम पथिक या उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, इसमें जो है कानन कुसुम जो है इस किस में से लिखी गई है, अतुकांत शैली में लिखी गई है। ठीक है, अगला आपका लास्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना, निम्नलिखित में कौन सी रचना मैथिली शरण गुप्त कृत नहीं है। यानी निम्नलिखित में कौन सी रचना मैथिली शरण गुप्त की नहीं है। तो देखेंगे इसको भाई, ऑप्शन से देख लेंगे। साकेत भी हमारी किसकी है, मैथिली शरण गुप्त की है। जयद्रथ वध भी किसकी है, मैथिली शरण गुप्त की है। यशोधरा किसकी है, मैथिली शरण गुप्त की है। तो इसमें जो है हमारी कौन सी, नील देवी हमारी क्या है, मैथिली शरण गुप्त की नहीं है। तो इस तरह आपका ये क्या है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ही आपके हमारी वीडियो पाने के लिए हमारे इस वीडियो को लाइक वगैरह कर दें और इसको चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो ज़्यादा ज़्यादा शेयर कर दें। ठीक है, तो आपने देख लिया, तो मिलते हैं अगली वीडियो में सबके साथ। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो। ठीक है, और आप वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। ठीक है, तब तक के लिए जय भारत, जय हिंद।